सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज हम उत्तर प्रदेश के विशाल और कह सकते हैं काफी जटिल नदी तंत्र की गहराई में उतरेंगे। हाँ। हमारे पास कुछ नक्शे और स्रोत, जो नक्शा हमारे सामने है उसे देखकर पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि भाई यहाँ तो नदियों का एक घना जाल बिछा हुआ है। इस प्रदेश का सामान्य ढलान। हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी इसी एक चीज पर टिकी है। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी थाली को उत्तर पश्चिम कोने से पकड़कर हल्का सा दक्षिण पूर्व की तरफ झुका दिया गया हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जमीन का झुकाव ठीक वैसा ही है। अच्छा, तो ये ढलान एक तरह से पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को उत्तर प्रदेश की नदियों का नक्शा बनाना हो और उसे सिर्फ ये एक जानकारी दी जाए कि ढलान किधर है, तो वो मोटे तौर पे 80% नक्शा सही बना लेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पानी का तो एक ही नियम है, वो ढलान की तरफ बहेगा। इसी वजह से प्रदेश की लगभग सारी नदियां, चाहे वो कहीं से भी निकलें, आखिर में पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर ही बहती हैं। सब एक ही दिशा में एक महान संगम की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये ढलान इतना सीधा साधा है? मतलब क्या इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई नदी जो इस नियम को तोड़ती हो? बहुत अच्छा सवाल। मोटे तौर पर तो ढलान एक जैसा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं। अच्छा, इसी वजह से हमें कहीं कहीं पर झीलें और ताल देखने को मिलते हैं जहां पानी जमा हो जाता है। लेकिन कोई भी बड़ी नदी इस मास्टर प्लान को तोड़ नहीं पाती। वो थोड़ी देर के लिए अपना रास्ता भले ही बदल ले, लेकिन अंत में उसे उसी दक्षिण पूर्व दिशा में ही जाना पड़ता है। कमाल है। तो ढलान ने दिशा तय कर दी, लेकिन इस प्लान में पानी आता कहां से है? क्या सारा पानी बर्फीले पहाड़ों से ही आता है? नहीं, यही तो ये तंत्र और भी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। यहाँ 3 अलग अलग तरह के स्रोत हैं और तीनों स्रोतों का पानी चरित्र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहला स्रोत हिमालय हुआ? हाँ, सबसे ऊपर हिमालय की बर्फीली चोटियां, जहां से गंगा और यमुना अपनी पहली सांस लेती हैं। गंगा, यमुना, काली शारदा, गंडक, रोहिणी, ये सब बड़े नाम यहीं से आते हैं। बिल्कुल। इनकी खासियत यह है कि ये ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। सदा नीरा, हमेशा पानी से भरी हुई। हाँ, सदा नीरा। गर्मी में भी जब बाकी नदियां सूखने लगती हैं, तब ये और ज्यादा उफान पर होती हैं, क्योंकि बर्फ पिघल रही होती है। ये इस सिस्टम की सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं। अब आते हैं दूसरे स्रोत पर, जो है प्रदेश का अपना मैदानी भाग। ये अनोखा है। हाँ, बहुत अनोखा। गोमती, वरुणा, सई जैसी नदियां किसी ऊंचे पहाड़ से नहीं, बल्कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में मौजूद झीलों या दलदली जमीन से पैदा होती हैं। और तीसरा स्रोत है दक्षिण का पठारी इलाका, विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। यहाँ से चंबल, बेतवा, केन और सोन जैसी नदियां निकलती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा जंगली और अप्रत्याशित होता होगा। बिल्कुल। इनमें पानी मुख्य रूप से बरसात का होता है, तो ये मानसून में उफान पर होती हैं और गर्मियों में सिकुड़ जाती हैं। तो हमारे पास 3 तरह के किरदार हैं: हिमालय के शक्तिशाली योद्धा, मैदान के शांत संत और पठार के अप्रत्याशित लड़ाके। क्या बात है। ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश के जल तंत्र की कहानी को पूरा करते हैं। चलिए अब इस कहानी के मुख्य किरदार की बात करते हैं, गंगा नदी की। इसे प्रदेश की जीवन रेखा कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। नक्शे में ये एक मोटी नीली लकीर की तरह पूरे प्रदेश को बीच से सींचती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई करीब 1450 किलोमीटर बताई जाती है। जी, और ये सफर बिजनौर जिले में एक बहुत नाटकीय मोड़ लेता है। यहीं पर गंगा पहाड़ों के अनुशासन को तोड़कर पहली बार मैदान की आजादी को महसूस करती है। अच्छा, उसका पार्ट चौड़ा हो जाता होगा। हाँ, वेग कम हो जाता है, पार्ट चौड़ा हो जाता है और उसका चरित्र एक पहाड़ी नदी से बदलकर एक मैदानी नदी का हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है शहरों को जीवन देने का सिलसिला। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं। कानपुर का औद्योगिक विकास हो, प्रयागराज की आध्यात्मिक पहचान, वाराणसी का वो कालजयी स्वरूप, हाँ, सब कुछ गंगा के प्रवाह से ही तो जुड़ा है। बिल्कुल। गंगा सिर्फ पानी नहीं देती, ये पहचान देती है। और गंगा इस सफर में अकेली नहीं है। उसकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण साथी है यमुना, जो सहारनपुर के फैजाबाद से प्रदेश में दाखिल होती है। जी। यमुना का रास्ता भी बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को परिभाषित करती है।
दिल्ली से होते हुए ये मथुरा और आगरा जैसे शहरों से गुजरती है। और जब हम ताजमहल की वो तस्वीर देखते हैं जिसके पीछे यमुना बह रही होती है, तो हम असल में भूगोल और इतिहास को एक फ्रेम में देख रहे होते हैं। एकदम सही कहा। और ये शहर सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि यमुना के पानी पर आज भी बहुत ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल। और फिर एक लंबे सफर के बाद प्रयागराज में अपनी बड़ी बहन गंगा से मिलने पहुंचती है। और फिर आता है प्रयागराज, जहां सिर्फ दो नदियां नहीं मिलती, यहां भूगोल, आस्था और संस्कृति का एक महासंगम होता है। ये सचमुच एक अद्भुत जगह है। यहाँ गंगा का मटमैला पानी और यमुना का हरा नीला पानी कुछ दूर तक अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं, जैसे दो संस्कृतियां गले मिल रही हों। बिल्कुल। और फिर वो एक हो जाते हैं। यहाँ एक तीसरी अदृश्य नदी सरस्वती की भी मान्यता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये इस पूरे नदी तंत्र का दिल है। हाँ, कह सकते हैं। गंगा और यमुना तो इस तंत्र की मुख्य धमनियां हो गईं, लेकिन इनके अलावा भी कई और नदियां हैं जिनकी अपनी एक अलग बहुत मजबूत पहचान है। हाँ बिल्कुल। जैसे घाघरा, जिसका एक और नाम बहुत मशहूर है, सरयू। अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है, और ये नाम सुनते ही मन में सीधे आस्था और रामायण की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन भौगोलिक रूप से देखें तो ये एक बहुत ही ताकतवर और विशाल नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में मानस सरोवर के पास है। यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। हाँ, जो चीन और नेपाल का लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश पहुंचती है। और स्रोत बताते हैं कि पानी की मात्रा के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। जी, इसका मतलब ये अपने साथ बहुत सारा पानी और सिल्ट लेकर आती है, जो इसे सिंचाई के लिए वरदान और बाढ़ के लिए अभिशाप दोनों बना देता है। अब एक और अनोखी नदी की बात करते हैं, गोमती की। गोमती? इसकी कहानी तो बाकियों से बिल्कुल अलग है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ा रोक रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ी नदियों बड़े पहाड़ों से निकलती हैं। सही है। लेकिन गोमती इस पूरी कहानी को पलट देती है। ये एकमात्र प्रमुख नदी है जो पहाड़ों से नहीं, बल्कि पीलीभीत की फुलर झील जैसे एक मैदानी इलाके से निकलती है। हाँ, ये तो ऐसी बात हुई कि रेस का सबसे अहम धावक स्टेडियम के अंदर से ही दौड़ना शुरू कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया उपमा है। और यही इसकी खासियत भी है और इसकी कमजोरी भी। कमजोरी कैसे? क्योंकि इसका स्रोत कोई ग्लेशियर नहीं है, इसलिए इसका प्रवाह बहुत धीमा और शांत है। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक अलग ही नजाकत देती है। हाँ, लेकिन इसका धीमा प्रवाह और मैदानी उद्गम इसे प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील बना देता है, क्योंकि इसमें पहाड़ों से आने वाले ताजे पानी का तेज बहाव नहीं होता जो गंदगी को बहा ले जाए। अब चलते हैं दक्षिण की ओर और बात करते हैं चंबल की। इस नदी का नाम आते ही दिमाग में घोड़े पर दौड़ते डाकुओं और बीहड़ों की तस्वीर बनती है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ दो बिल्कुल उल्टी बातें जुड़ी हैं। एक तरफ बीहड़ और दूसरी तरफ स्वच्छता। ये विरोधाभासी चंबल को खास बनाता है। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अपने रास्ते में ये मिट्टी का इतना ज्यादा कटाव करती है कि गहरे खड्ड या बीहड़ बन जाते हैं। और इन्हीं बीहड़ों ने नदी को बचाया है। ये कैसे? बचाया ऐसे कि इन बीहड़ों की वजह से इसके किनारों पर बड़े औद्योगिक शहर या बड़ी बस्तियां कभी बस नहीं पाई। अच्छा। इसका ज्यादातर जल ग्रहण क्षेत्र आज भी अविकसित और जंगली है, और जहां इंसान का दखल कम होता है वहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में रहती है। वाह, मतलब बीहड़ों ने इसके लिए एक तरह का प्रोटेक्शन जोन बना दिया। हाँ, शायद इसीलिए इंसानी कानून को तोड़ने वाली ये घाटी कुदरत के कानून को सबसे ज्यादा मानती है और आज भारत की सबसे साफ नदियों में गिनी जाती है। और ये मिलती कहाँ है? ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इस नेटवर्क में और भी कई जरूरी नाम हैं, जैसे बेतवा नदी। बेतवा की बात आते ही बुंदेलखंड का सूखा और संघर्ष याद आता है। ये नदी भोपाल के पास से निकलकर हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। और इस पर बना रानी लक्ष्मीबाई बांध सिर्फ बिजली नहीं बनाता। नहीं, वो उस पूरे इलाके के लिए एक उम्मीद की तरह है जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। और सोन नदी, उसकी क्या खासियत है? सोन नदी की खासियत उसका रास्ता है। ये भी पठारी नदी है जो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर बहती है, लेकिन ये बाकी दक्षिणी नदियों की तरह यमुना में नहीं मिलती। अच्छा। ये अपना एक अलग रास्ता बनाती है और सीधे बिहार में पटना के पास गंगा से जाकर मिलती है। और एक रामगंगा भी है। हाँ, रामगंगा, जो नैनीताल के पास से निकलती है, जिसके किनारे बरेली और मुरादाबाद जैसे शहर बसे हैं, और ये कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है।
ये पूरा नेटवर्क सचमुच एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक जीती जागती भौगोलिक सच्चाई है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का एक सामान्य ढलान हर नदी की दिशा तय करता है। गंगा इस पूरे तंत्र की केंद्रीय धामी है और प्रयागराज वो दिल है जहां सबसे बड़ा संगम होता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे हिमालय की बर्फ से जन्मी सदानीरा नदियां, मैदान की कोख से निकली शांत धाराएं और पठार के पथरीले रास्तों से आने वाले मौसमी प्रवाह, ये तीनों अलग अलग चरित्र मिलकर इस प्रदेश की जीवन धारा को पूरा करते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, त्योहारों और इतिहास की बुनियाद है। बिल्कुल, ये पूरा तंत्र एक विशाल जीवित शरीर जैसा है ना, जिसकी नसें पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं और हर हिस्से को जीवन दे रही हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ श्रोताओं को छोड़ा जा सकता है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर इस प्रदेश का ढलान उल्टा होता, मान लीजिए दक्षिण से उत्तर की ओर, हाँ, या नदियों का ये घना जाल होता ही नहीं, तो यहाँ का इतिहास क्या होता? क्या तब भी यहाँ इतने बड़े साम्राज्य बसते? क्या शहरों का विकास ऐसा ही होता? क्या यहाँ की संस्कृति का स्वरूप वही होता जो आज है? शायद तब ये वो उत्तर प्रदेश बिल्कुल ना होता जिसे हम आज जानते हैं।